नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 से एकादशः पाठ है सावित्रीबाई फुले का अभ्यास। इससे पहले के वीडियो में हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं, इसके शब्दार्थ कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम करेंगे इसकी जो अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं वो। सबसे पहला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि दृश्यानाम कुरीतीनाम सावित्री मुखर विरोधम अकरोत्। ये किन कुरीतियों का सावित्रीबाई ने विरोध किया? तो इसका आंसर दिया गया है सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों का। दूसरा प्रश्न है इसमें के कुपात जलोद्धरणम अवार्यन, कि वो जो कुओं से हैं वो पानी निकालते, कौन निकालते थे? अवार्यन उच्च वर्गीय, और वो क्या करते थे, जो नीची जाति के लोग होते थे उनको कुएं से पानी निकालने की इजाज़त नहीं थी तो उनको मना किया जाता था। तो उच्च वर्गीय इसका उत्तर आएगा, ऊंची जाति के जो लोग थे। का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती? इसका आएगा सावित्रीबाई फुले। इसमें आप उनका नाम लिखेंगे, सा नहीं लिखेंगे, सावित्रीबाई फुले इनका नाम आंसर में लिखा जाएगा। आगे प्रश्न है विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता, कि विधवाओं के जो सिर मुंडने को प्रथा का विरोध करते हुए उसको रोकने के लिए वो किससे मिली? नापितई, नाइयों से। सा आएगा यहाँ पर, सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम आरब्ध। इसका होगा आंसर कन्या नाम, भी किसके लिए उन्होंने प्रदेश का प्रथम विद्यालय शुरू किया? इसका प्रश्न का उत्तर नीचे दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, कि अपने दृढ़ निश्चय से वो विचलित नहीं हुई। किन किन चीजों से नहीं विचलित हुई ये आप आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर स्व ऊपरी धूली प्रस्तर खंडान च सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, कि अपने ऊपर धूल, पत्थर के टुकड़े, ये सब चीजें गिरने से सावित्रीबाई विचलित नहीं होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए आप क्या दिया गया है, सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किम् आसीत्। सावित्रीबाई फुले के पिता का क्या नाम था? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर, सावित्रीबाई फुले महोदयायाः मातु नाम लक्ष्मीबाई पितुः च नाम खंडोजी आस्ताम, यानी कि माता पिता का नाम पूछा जा रहा है तो उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। उसके बाद तीसरा प्रश्न है विवाहांतरम अपि सावित्र्या मनसि अध्ययन अभिलाषा उत्साहम कथम उत्साहम प्राप्तवती। तो विवाह के उपरांत भी, बाद में भी सावित्री के मन में जो पढ़ने की अभिलाषा थी उसको उत्साह कहाँ से मिला? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, विवाह अंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययना अभिलाषा स्वपत्युः प्रयत्नेन उत्साहम प्राप्यति, यानी कि अपने पति के प्रयत्न से उनको उत्साह मिला, क्योंकि उनके जो पति है वो भी स्त्री शिक्षा के समर्थन में थे। अगला प्रश्न देखिए आपका, घ जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किंचा कथ्यत,
कि जल पीने के जो निवारण के लिए हैं, जो नीची जाति की औरतें हैं उनके लिए, उनको वो कहाँ पर ले गई? तो इसका आंसर देखिए, जलम पातुम निवार्यमाणः नारी सा निज गृहं नीतवती तडागम दर्शयित्वा अकथयत च यत यथेष्टम जलम नयत सार्वजनिको अयम तडाग है अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। कि उनको वो नारियों को अपने घर ले गई और तालाब को दिखाकर कहा कि यहाँ से तुम जल ले लो, क्योंकि ये जो तालाब है वो सार्वजनिक है और इससे जल ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का जाति का बंधन नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्ण। कि किन संस्थाओं की स्थापना में जो फुले दंपति है, यानी कि जो सावित्रीबाई फुले और उनके पति हैं, उनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। इसमें आंसर होगा, देखिए, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इति संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। कि महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्रश्न है, सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्य किम आसीत्। कि सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्य उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम आसीत्। कि सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य जो पीड़ित हैं, पीड़ित समुदाय हैं, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना था। और आखिर प्रश्न है 6 में, तस्याः द्वयो काव्य संकलनयो नामनो के। कि उसके या उनके 2 काव्य संकलनों के कौन क्या क्या नाम है? तो आप देख सकते हैं आगे आंसर इसका, तस्याः द्वयो काव्य संकलनयो नामनी काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च स्थ। उनके जो 2 काव्य संकलन हैं उनके नाम काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। सबसे पहले क को देखिए आप, सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। कि वो सावित्रीबाई है वो कन्याओं के साथ हंसी मजाक करते हुए अध्यापन में लगी हुई थी। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं आगे, सावित्रीबाई का भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। तो यहाँ पर का भी आ गया है, आप देख सकते हैं। तो आगे देखिए अगला, इसमें क्या है, सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, ये वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो इसमें क्या आएगा प्रश्न निर्माण में, सा कस्य, कि किसकी प्रथम महिला शिक्षिका थी? तो महाराष्ट्र से की जगह कस्य आ गया है। अगला देखिए, सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरब्ध। उसने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। तो ये है, यहाँ पर कन्या नाम की जगह क्या आएगा, आप आगे देख सकते हैं। यहाँ पर कासाम आया है, यहाँ देखिए कासाम, आगे पीछे प्रश्न वही रहेगा, लेकिन जो जिसके लिए वो अंडरलाइन है, जो रेखांकित शब्द है, उसकी जगह हमने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे इसमें यहाँ का भी आया था और इसमें यहाँ कस्य आया था। इसी प्रकार आगे आप देख सकते हैं कि अगला है, तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थित है। कि वह मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा उनके समर्थन में थी। तो मनुष्याणाम की जगह यहाँ पर क्या आएगा, केशाम, यहाँ पर केशाम आएगा। उसके बाद अगला है
आखिरी साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, कि साहित्य रचना के लिए भी सावित्री को जाना जाता है। तो इसमें हमारा आएगा साहित्य रचना में का महीयते, यानी कि किसे। तो आपको ये प्रश्न निर्माण अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। सबसे पहला है इदं चित्रं पाठशालायाः वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम, कि यह चित्र पाठशाला का है, यहाँ पर क्रिया जो वर्तते है ये क्रियापद है। आप देख सकते हैं वर्तते क्रियापद है, और इसका कर्ता कौन है, यानी कि जो हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, इसका कर्ता कौन है वो हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कर्ता क्या है, चित्रम, तो यहाँ पर चित्रम आ जाएगा। आगे देखिए आप, फिर है अगला, तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सह एव प्रचलति, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, कि इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है। तो इस वाक्य में विशेषण पद हमारा होगा अध्ययनम, ये जो दिया गया है अध्ययनम, अध्ययन। उसके बाद तीसरा है हमारा अपि यूयम इमाम महिला जागीत, अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, कि यूयम यह पद किस चीज़ के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ये तो पता ही चल रहा है किनके लिए, छात्रेभ्यः, छात्रों के लिए उन्होंने जो छात्राएं हैं उनके लिए प्रयोग किया है। उसके बाद है हमारा सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती, अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, इसमें सर्वनाम पद इस वाक्य के अंदर है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो हम देखेंगे ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, सावित्रीबाई महोदयाय, यानी कि सावित्रीबाई फुले के लिए प्रयुक्त किया गया है यहाँ पर। उसके बाद आखिरी देखिए इसमें, शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयाः नार्यः इति पद विशेषण पदानि कति संति कानि न इति लिखत, कि इस वाक्य के अंदर विशेषण पद कितने हैं और कौन कौन से हैं ये बताने हैं हमें। तो आप देख सकते हैं कि 4 विशेषण हैं, कौन कौन से, शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयाः और कश्चित। तो ये विशेषण शब्द दिए गए हैं। तो आपको ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा। आगे देखिए, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, कि नीचे जो लिखे गए शब्द हैं उनसे वाक्य बनाने हैं। कौन कौन से शब्द है, स्वकीयम, सविनोदम, सक्रिया, प्रदेशस्य, मुखरम, सर्वथा, ये दिए गए हैं, इनसे वाक्य बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्वकीयम से वाक्य बनाया गया। छात्रः स्वकीयम पुस्तकम आदाय गच्छति, यहाँ पर सविनोदम से बनाया गया है। रामः सविनोदम मित्रेण सह वार्तयति। उसके बाद यहाँ सक्रिया से बनाया गया है। सावित्रीबाई फुले नारी जागरणे सक्रिया आसीत। उसके बाद यहाँ पर प्रदेशस्य से बनाया गया है, और तो महाराष्ट्र प्रदेशस्य इयं रत्नम अस्ति। उसके बाद यहाँ पर मुखरम से बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए मुखरम और सर्वथा दिए गए हैं। तो मुखरम से देखिए, सह नारी जागरणे मुखरम कार्यम अकरोत्। उसके बाद फिर बनाया गया है आगे सर्वथा से, सावित्रीबाई सर्वथा नारी जागरणे समर्पिता आसीत। सावित्रीबाई हमेशा हरदम नारी जागरण के प्रति समर्पित थी। तो आपको ये वाक्य भी समझ आ गए होंगे। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, कि इनसे भी हमने वाक्य ही रचने हैं। तो आप देखिए कौन कौन से है, ऊपरी, आदानम, परकीयम, विषमता, व्यक्तिगतम, आरोह। तो ऊपरी से ये बनाया गया है, वृक्षस्य ऊपरी खगा तिष्ठन्ति। उसके बाद यहाँ पर आदानम प्रदानम, यानी आदान प्रदानम भी होता है इसका। विद्याया आदान प्रदानम सदैव कुर्यात।
विद्या का आदान प्रदान हमेशा करना चाहिए। उसके बाद परक्यम से, कदापि परक्यम अन्नम वृथा न कुर्यात्। उसके बाद है विषमता से, नारी नर्यो कदापि विषमता न भवेत्। व्यक्तिगतम से, वयम व्यक्तिगतम स्वार्थम त्यक्त्वा सर्वहितम चिंतेयेम। उसके बाद आरोह से दिया गया है, वृक्षे आरोह हानिकर अपि भवति। तो आपको ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, कि इन नीचे लिखे पदों के समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखिए। तो इसमें ऊपर दिए गए हैं, इन्हीं को हमने करना है। तो देखिए, शिक्षणे का होता है अध्यापने, पथि मार्गे हृदय मनसि इच्छानुसारम यथेष्टम योगदानम अवदानम निरंतरम अविरतम। तो ये हमारा समानार्थक शब्द है। उसके बाद देखिए आप, अधोलिखिता नाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत, कि ये पद दिए गए हैं उनके लिंग विभक्ति और वचन बताने के, कौन से लिंग में है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, विभक्ति कौन सी है, प्रथमा से सप्तमी तक कौन सी है, और वचन कौन सा है, एक वचनम, द्विवचनम या बहुवचनम। तो हम एक एक करके इनको करेंगे। धूलीम स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचनम, नामनी नपुंसकलिंगम सप्तमी एक वचन, अप्रह पुल्लिंगम प्रथमा एक वचनम, कन्यानाम स्त्रीलिंगम षष्ठी बहुवचनम, सहभागिता स्त्रीलिंगम प्रथमा एक वचनम, फिर है नापितई पुल्लिंगम तृतीया बहुवचनम। तो आपको ये समझ आ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें लकार परिवर्तन करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये जैसे शब्द दिए गए हैं उसके ब्रैकेट में लंग लकार है, यानी कि जो सेंटेंस है उसको ब्रैकेट में दी गई लकार के अनुसार हमने चेंज करना है, यानी कि उसकी जो क्रिया है कौन सी है, भूतकाल से भविष्यकाल या लंग से लोट, लोट से लंग, इस तरह से हमने बनानी है। तो आप देखिए किस तरह से बना रखी है। यहाँ पर यथा, जैसे सा शिक्षिका अस्ति, तो यह सा शिक्षिका अस्ति, यहाँ पर लंग लकार चेंज करना है। तो हमने केवल जो हमारी ये क्रिया है उसी को हमने चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कर रखा है इसमें लंग लकार। लंग लकार का मतलब क्या होता है, हमारा जो हमारा भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सो कर रखा है, तो यहाँ पर सा आएगा, तो सा शिक्षिका आसीत। उसके बाद हमारे और भी दे रखे हैं, तो हम किस तरह से चेंज करेंगे वो आप देखिए कि ये दे रखा है सा अध्यापने संलग्न भवती, तो ये लोट लकार करना है। यहाँ पर लोट लकार लिख रखा है, तो ये लोट लकार आएगा, लोट लकार। तो लोट लकार में हम इसको चेंज करेंगे, सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, यहाँ पर लिट लकार में है, तो यहाँ पर ये लिट लकार आएगा, ऐसे आएगा। देखिए आप नीचे लिट लकार, यानी कि भविष्यत काल में चेंज करना है इसको हमने। उसके बाद है सह त्रयोदश वर्ष कल्पः अस्ति, यहाँ पर हमने लंग लकार में इसको चेंज करना है। तो देखिए सह त्रयोदश वर्ष कल्पे आसीत, यानी कि हमने इसको भूतकाल में चेंज किया है। उसके बाद देखिए महिला तड़ागात जलम नयंती, हमने लोट लकार में इसको चेंज करना है। नयंती की जगह क्या आ जाएगा, महिला तड़ागात जलम नयंतु। यहाँ पर लोट लकार का जो भी वचन उसमें दे रखा है वही वचन हमने यहाँ पर लगाना है। उसके बाद देखिए वयम प्रतिदिनम पाठम पठामे, इसको हमने विधिलिंग में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे विधिलिंग में, यहाँ पर वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। तो अगला देखिए किम यूयम विद्यालयम गच्छत, तो यहाँ पर गच्छत, इस पे लकार चेंज करना हमने, लिट लकार ही होगा जो ये बता रहे हैं। यहाँ पर लिट लकार में हम चेंज करेंगे भविष्यत काल में। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए, किम यूयम विद्यालयम गमिष्यत, तो यहाँ पर गमिष्यत आ गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है
ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। यहाँ पर हमने लंग लकार से चेंज करना है इसको। गच्छन्ति की जगह क्या आ जाएगा? ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्। तो ये लकार के अनुसार जो भी दिए गए हैं वो इस तरह से हमने चेंज करने हैं। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गए होगा। अच्छी प्रकार से जो अभ्यास मैंने समझाया है, इससे पहले के वीडियो में जो व्याख्या दी है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए हर एक वर्ड का, किस तरह से लकार चेंज करनी है, किस तरह से विभक्ति देखनी है, प्रश्नों के उत्तर कैसे देना है। हमने हमेशा विभक्ति, वचन, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही करना है। नहीं तो आपके जो संस्कृत में आप कोई भी चाहे किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं या कोई प्रश्न निर्माण कर रहे हैं या वाक्य बना रहे हैं या लकार चेंज कर रहे हैं, कुछ भी हो तो वो सही नहीं होगा। हमें हमेशा अपने वचन यानी कि कौन सा वचन है, कौन सा लकार चल रहा है, कौन सी विभक्ति चल रही है, कौन सा शब्द रूप है, तो उसके अनुसार ही हमने उसको चेंज करना है। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आया होगा।